आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 8 सितंबर 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। गजा की फाइनल शिकस्त का इसराइल ने दिया आखिरी अल्टीमेटम। 4 दिन 4 टावर इसराइल ने गजा की ऊंची इमारतें ढहा डाली। जेरूसलम अटैक के बाद वेस्ट बैंक में इसराइल ने शुरू किया बड़ा ऑपरेशन। स्पेन ने इसराइल को दिया झटका, टेल अवीव से अपना एम्बेसडर वापस बुलाया। तुर्की में पुलिस स्टेशन पर अटैक, 2 अफसर हलाक। इसराइल ने लेबनान पर की बाहरा एयर स्ट्राइक। नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन से हुआ बवाल, 19 लोगों की मौत, फौज बुलाई गई। कटिहार में कांग्रेस सांसद तारिक अनवर जनता की पीठ पर हुए सवाल। पूर्णिया में पीएम मोदी के प्रोग्राम को लेकर नेताओं में जबरदस्त नोकझोंक। वोटर लिस्ट केस में सुप्रीम कोर्ट बोला आधार पहचान है, नागरिकता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नेता मोटी चमड़ी रखें, राजनीतिक लड़ाई में कोर्ट का इस्तेमाल न करें। और पंजाब हिमाचल में बाढ़ का सितम अब भी जारी। अब पीएम मोदी करेंगे दौरा, विपक्ष बोला देर से याद आया। इनके अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल कैट्स ने धमकी दी है कि अगर हमास ने होस्टेजेस को रिहा नहीं किया और हथियार नहीं डाले तो गजा को जड़ से तबाह कर दिया जाएगा। कैट्स ने सोशल मीडिया पर लिखा, आज गजा सिटी की फिजाओं में एक ज़बरदस्त तूफान उठेगा और हमास के टावरों यानी कि ऊंची ऊंची इमारतों की छतें कांप उठेंगी। ये आखिरी वार्निंग है। उसने दावा किया कि आईडीएफ की ऑपरेशन प्लानिंग पूरी हो चुकी है और अब गजा की फाइनल शिकस्त का वक्त आ चुका है। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने आज धमकी दी थी कि आज गजा की फिजाओं में तूफान उठेगा और टावर कांप उठेंगे, और कुछ घंटे बाद हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। इसराइली एयरफोर्स ने गजा सिटी के एक और हाई राइज टावर को, एक हाई राइज बिल्डिंग को निशाना बनाया। आईडीएफ का दावा है कि उस इमारत में हमास ने ऑब्जर्वेशन पोस्ट, निगरानी सिस्टम और धमाका खेज डिवाइसेस लगा रखी थी। ये चौथा टावर है जिसे आईडीएफ ने महज 4 दिनों में ढहा दिया है। इसराइल कह रहा है कि हर इमारत में हमास का ठिकाना था, लेकिन गजा कह रहा है कि ये सब बस बेगुनाहों के सर से छत छीनने का बहाना है। इसराइल ने अल-कुद्स यानी कि जेरूसलम शहर में आज हुए हमले के बाद वेस्ट बैंक में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आईडीएफ के मुताबिक फौजी दस्ते रमल्ला और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में छापे मार रहे हैं और गांवों को चारों तरफ से घेर लिया गया है। जेरूसलम में लॉकडाउन जैसे हालात हैं। जेरूसलम के रमोत जंक्शन पर आज मंडे की सुबह 2 हथियारबंद फिलिस्तीनियों ने इसराइली लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, जिसमें कम से कम 6 लोग मारे गए और 21 जख्मी हुए। सभी इसराइली थे। इनके अलावा कुछ लोग दहशत में बेहोश हो गए थे। हमले के बाद वेस्ट बैंक की तरफ से आए दोनों फिलिस्तीनी भी मारे गए। आज इस हमले के बाद इसराइली सेटलर मिलिशियाओं ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक के नाब्लुस सूबे में यातमा गांव के पास जैतून के पेड़ों से लगी ज़मीन को आग के हवाले कर दिया। जैतून के पेड़ जलकर राख हो गए। इस आगजनी से किसानों की मेहनत और रोजी रोटी को भारी नुकसान पहुंचा है। इन सेटलर्स के खिलाफ इसराइल में कोई एक्शन होता नहीं दिख रहा है। ये पूरे वेस्ट बैंक के फ़लस्तीनियों की प्रॉपर्टी को हर रोज़ ऐसे ही बेफिक्र होकर तबाह कर रहे हैं। हमास और इस्लामिक जिहाद ने अल-कुद्स यानी कि जेरूसलम में रमोत जंक्शन पर हुए हमले का खुलकर इस्तकबाल किया और इसे मुक़ावमत को और तेज़ करने का मौका बताया। हमास ने कहा कि यह हमला कब्ज़ा करने वालों के जुल्म और हमारी कौम के ख़िलाफ़ चलाई जा रही नस्ली जंग का फितरी जवाब है। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने भी इस हमले की तारीफ़ करते हुए फ़लस्तीनियों से अपील की कि वो इसराइली फ़ौज के जुल्म का जवाब और सख्ती से दें, ख़ास तौर पर उस वक्त जब अरब और गैर अरब हुकूमतें और सारी दुनिया सभी चुप है। ये द जेरूसलम पोस्ट की खबर में लिखा है। स्पेन ने एक बार फिर से इसराइल को बड़ा झटका दिया है। स्पेन ने अपने एम्बेसडर को टेल अवीव से वापस बुला लिया है। यह कदम उस वक्त उठाया गया जब इसराइली फॉरेन मिनिस्टर गिदोन सार ने स्पेन की हुकूमत पर यहूदियों से दुश्मनी यानी एंटीसेमिटिज्म का इल्ज़ाम लगाया। दरअसल स्पेन ने गजा की जंग की वजह से इसराइल जाने वाले जहाज़ों पर नई पाबंदियां लगाई हैं। इसराइल इससे बिलबिला गया है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन और करप्शन के इल्ज़ामों को लेकर भड़की हिंसा बेकाबू हो गई। हालात इतने बिगड़े कि सरकार को फौज बुलानी पड़ी। काठमांडू और कई शहरों में पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच जबरदस्त झड़प हुई।
गोलियां चली, लाठियां बरसीं और नतीजा ये रहा कि कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई। 347 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। अस्पताल खचाखच भरे हुए हैं और कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। हिमालयन टाइम्स के मुताबिक हालात उस वक्त काबू से बाहर हो गए जब गुस्साए प्रोटेस्टर्स ने पार्लियामेंट के दायरे में घुसने की कोशिश की, फेडरल पार्लियामेंट के दायरे में। इसके बाद सरकार ने काठमांडू में कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया। नेपाल के सरकारी अफसरों ने अभी तक ऑफिशियली तौर पर मौतों पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन काठमांडू के अलग अलग अस्पतालों में 17 लाशें पहुंच चुकी हैं और पूर्वी नेपाल, ईस्टर्न नेपाल के सुनसरी जिले में भी 2 प्रोटेस्टर्स की मौत की कंफर्मेशन हुई है। नेपाल का माहौल इस वक्त काफ़ी तनावपूर्ण है और हम सब नेपाल के लिए दुआ करते हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क है, खूबसूरत लोग हैं, शानदार लोग हैं, वहाँ अमन व अमान कायम हो, हम यही चाहते हैं। बात तुर्की की, जहाँ के मगरबी सूबे इज़मिर में पीर को एक पुलिस स्टेशन पर हमला हो गया। इस अटैक में 2 पुलिस अफसर मारे गए, 2 जख्मी हो गए। हमलावर की उम्र सिर्फ 16 साल बताई जा रही है। उसने राइफल से गोलीबारी करते हुए बाल्कोवा जिले के एक पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया। तुर्की के इंटीरियर मिनिस्टर अली येरिलियाका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि हमलावर को पकड़ लिया गया है और मामला अब कंट्रोल में है। खबर लेबनान से, जहां पर इस्राएली फौज ने ईस्टर्न लेबनान में ज़बरदस्त हमला किया है। हरमेल और बेका इलाकों के आउटर स्कर्ट्स पर, बाहरी इलाकों पर इसराइल ने 12 हवाई हमले किए। 12 हवाई हमले। अल मायदीन के मुताबिक ये एयर स्ट्राइक्स हरबता और अल लबोआ कस्बे के इर्द गिर्द की गई। हमले में 3 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। अब कुछ खबरें भारत की। आपने अक्सर नेता लोगों को कभी रथ पर तो कभी लग्जरी कार पर सवार होते देखा ही होगा, लेकिन कटिहार में एक नेता ऐसे हैं जिन्हें इन सब दिखावों से परहेज है। दरअसल उन्हें जनता की सवारी बहुत ज़्यादा पसंद है। सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद पैंट और सफ़ेद टोपी पहने ये शख्स सांसद हैं, जो जनता का दुख सुख बांटने के लिए बाढ़ग्रस्त इलाके में गए थे, लेकिन पानी और कीचड़ देखकर उनके पांव जमीन पर नहीं टिके। फिर क्या था, पास में खड़ी आम जनता की पीठ पर लद लिए। किसी ने उन्हें आगे से पकड़ा तो किसी ने उन्हें पीछे से पकड़ा। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर हैं ये। वो जैसे ही पीठ पर लदे, हंसी छूट पड़ी लोगों की। सांसद साहब को डर था कि लोग उन्हें कहीं कीचड़ में ना गिरा दें। विरोधियों ने जब इस वीडियो को देखा तो उन्होंने मौके पर चौंका मारते हुए इसे जनता का अपमान बताया, तो कांग्रेस ने इसे जनता का प्यार बताया। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने तो ये तक कह दिया कि सांसद साहब को चक्कर आ रहे थे, बढ़ती उम्र की वजह से चक्कर आ रहे थे, डर था कहीं गश खाकर गिर ना पड़े। खैर, जितने मुंह उतनी बातें, हकीकत जनता जानती है तो जवाब भी वही देगी। हम आगे बढ़ते हैं और हिंदी की खबरें हिंदी में ही होगी, सभी को समझ आनी चाहिए। बिहार में विधानसभा चुनाव है, आप सबको पता होगा। राजनीति भी चरम पर होना लाजमी है, हो भी रही है। चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सब मौके की ताक में घूम रहे हैं। राजनीति में मौका ही तो चाहिए। कोई मौका बनाने और नंबर बनाने में भी जुट गया है। ऐसा ही एक मामला सामने आया बिहार के पूर्णिया से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले कार्यक्रम प्रभारी राधा मोहन शर्मा और आरएलएम यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश कुशवाहा के बीच नोकझोंक हो गई। दरअसल प्रचार रथ, जिसपे कैंपेन होता है ना, प्रचार रथ को रवाना किया जाना था, जिसमें मंत्री से लेकर विधायक तक सभी मौजूद थे, लेकिन प्रचार रथ पर आरएलएम का झंडा लगा हुआ नहीं था। लोग गजब हो गया। ये देखकर जिला अध्यक्ष भड़क गए। खैर, चुनाव है तो ये सब तो आम बात है। राजनीति में सब कुछ क्रेडिट के लिए होता है, बाद में मान मनोवर हो गया, तेरा झंडा मेरा झंडा ले ले ले, लेकिन बदमज़गी तो फैल गई। बिहार में सर यानी SIR यानी कि वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा कि आधार सिर्फ पहचान पत्र का प्रमाण है, सबूत है, उसके भरोसे नागरिकता नहीं दी जा सकती। इलेक्शन कमीशन को हुक्म देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटर की पहचान के लिए आधार को 12वें दस्तावेज के तौर पर माना जाए। बिहार SIR के लिए फिलहाल 11 निर्धारित दस्तावेज हैं, जो मतदाताओं यानी कि वोटर्स को अपने फॉर्म के साथ जमा करना होता है। कोर्ट ने हुक्म दिया कि अगर आधार कार्ड फर्जी है तो उसकी जांच करवाएं।
सिर्फ वास्तविक नागरिकों को या असली सिटीजन्स को ही वोट देने की परमिशन दें, फर्जी वोटर्स को वोटर लिस्ट से बाहर रखा जाए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इन दिनों काफी ट्रोल हो रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रेखा गुप्ता और उनके बगल में बैठे शख्स को हाईलाइट किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट जमकर वायरल हो रही है। पोस्ट में टाइटल दिया गया है, दिल्ली में फुलेरा पंचायत की सरकार। तो आखिर कौन है वो शख्स, ये हम आपको बताते हैं। ये दिल्ली की मुख्यमंत्री यानी कि सीएम रेखा गुप्ता के हस्बैंड मनीष गुप्ता हैं, जो पेशे से एक बिजनेसमैन है, लेकिन पिछले 5 महीने में ये दूसरी मर्तबा ऑफिशियल मीटिंग में सीएम के साथ बैठे नजर आए। क्यों? सवाल विपक्ष का यही है। विपक्षी पार्टियां इसे मुद्दा बनाते हुए परिवारवाद करार दे रही हैं। कांग्रेस ने बीजेपी से सवाल पूछा कि आखिरकार दिल्ली की सरकार कौन चला रहा है, सीएम रेखा गुप्ता या उनके पति मनीष गुप्ता। अमूमन ये देखा जाता है जब कोई मर्द मेल चीफ मिनिस्टर होता है तो उसकी सरकारी मीटिंग्स के वक्त कभी उसकी बीवी नहीं दिखती है, लेकिन चूंकि रेखा जी एक फीमेल हैं तो उनके पति उनके साथ क्यों बैठे, सवाल इसको लेकर हो रहा है। चीफ मिनिस्टर है वो, उन्हें पूरा इख्तियार है मीटिंग करने का। अब उन्होंने अपने किसी इख्तियार से उन्हें साथ बैठाया है सरकारी काम में, ये वो खुद बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक राजनीतिक मामले की सुनवाई से साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राजनीतिक लड़ाई के लिए कोर्ट का इस्तेमाल ना करें, पॉलिटिकल लड़ाई के लिए यहां ना आइए भैया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह तक कह दिया कि नेताओं की तो मोटी चमड़ी होनी चाहिए, यानी सब कुछ बर्दाश्त कर लें, चाहे जिल्लत हो चाहे कुछ भी, ये हम कह रहे हैं, चाहे जिल्लत हो चाहे इल्जाम हो, कर लेना चाहिए। पॉलिटिक्स में ये सब होता है। दरअसल तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ बीजेपी की तरफ से याचिका दायर की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। यह पूरा मामला लोकसभा चुनाव 2024 के दिए गए एक भाषण से जुड़ा है। सोचो 2014 के भाषण निकलने लगे हैं तो क्या क्या लफ्जबाजी हुई थी उस दौरान और क्या क्या जुमलेबाजी हुई थी। कितने केस दर्ज हो जाएंगे अगर ऐसे ही केस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने लगा तो। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच टेंशन बढ़ती जा रही है। बीजेपी ने टीएमसी छात्र परिषद के एक नेता पर रविंद्रनाथ टैगोर, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की तस्वीर जलाने की कोशिश का इल्जाम लगाया है। बीजेपी ने मालदा चंचोल के टीएमसीपी नेता एबी सोयाल को मुख्य साजिशकर्ता बताते हुए पुलिस से एक्शन लेने की मांग की है। बीजेपी का कहना है कि इस तरह की करतूत ने पूरे बंगाली समाज का सिर नीचा कर दिया है। बीजेपी ममता बनर्जी को पाखंडी बता रही हैं तो टीएमसी नेता बीजेपी को वोट चोर पार्टी बता रहे हैं। लेकिन बीजेपी कभी उन गद्दारों के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं कराती जो महात्मा गांधी के फोटो पर गोली चलाते हुए दिखते हैं, महात्मा गांधी को गालियां देते हैं और नाथूराम गोडसे को पूछते हैं। क्या बीजेपी को वो पता चलता है कि कौन से समाज का अपमान है? वो पूरे राष्ट्र का अपमान होता है। क्या समझ में नहीं आता? पंजाब, हिमाचल प्रदेश समेत मैदानी और पहाड़ी इलाकों में बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। हजारों घर बर्बाद हो गए, लाखों हेक्टेयर में उगी फसलें तबाह हो गईं। न जाने कितनों ने अपनी जानें गंवा दी और न जाने कितनों ने बादलों का कहर झेला। सतलज, ब्यास और रावी जैसी नदियां उफान पर हैं। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बारिश से नदियों का जलस्तर यानी वाटर लेवल बढ़ गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फिलहाल राहत बचाव का काम चल रहा है। कई इलाकों में तो फौज की टीमें यानी आर्मी की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। अब देश के वजीर आजम मोदी साहब इन बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी 9 सितंबर को पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लेंगे। वहीं विपक्ष का इस मामले में ये कहना है कि देर से ही सही, चलो बेघर, मजबूर और लाचार बाढ़ प्रभावित लोगों की प्रधानमंत्री को याद तो आई। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है बाढ़ का पानी उतर जाएगा। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। मानसून और सरकारी सिस्टम की भेंट चढ़ चुकी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कोई चंद्रयान का सूट पहनकर पहुंचा तो कोई बीजेपी का चुनाव चिन्ह लेकर और कोई गड्ढों से भरी सड़क पर जाकर बैठ गया। बीजेपी के चिन्ह को उल्टा करके किसी ने चंद्रयान की लैंडिंग की। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि इतने गड्ढे तो चंद्रमा पर भी नहीं हैं जितने भोपाल की सड़कों पर हैं। तो कुछ ने बीजेपी शासन को कुशासन और भ्रष्टाचार की भेंट करार दे दिया। स्थानीय लोगों ने भी कांग्रेस के प्रदर्शन का समर्थन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर जल्द ही लोगों को राहत नहीं पहुंचाई गई तो प्रदेश बीजेपी सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल ये थी कुछ खबरें पूरी दुनिया की छाटी हुई। पूरी दुनिया की खबरें लाना तो मुश्किल है, लेकिन छाटी भी थी। उम्मीद करता हूं आपको कोशिश पसंद आई होगी। खबरें
किसी के लिए अच्छी होती हैं और किसी के लिए बुरी। सलामत रहिए, खुश रहिए।